स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम अपनी काया चिकित्सा का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक था हमारा ज्वर, जिसमें ज्वर का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हमें पढ़ना था, जिसमें नव ज्वर, जीर्ण ज्वर और ये जो जितने भी ज्वर थे हम इनको कवर कर चुके हैं अच्छी तरह से। सारे चिकित्सा सूत्र और क्या चिकित्सा व्यवस्था पत्र इसमें होना चाहिए हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम एक अपना सिलेबस का जो 5th टॉपिक है ज्वर से रिलेटेड, जो कि चिकित्सा ऑफ संक्रामक ज्वर के अंदर आता है, इसको शुरू करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आंतरिक ज्वर, जिसको हम मॉडर्न में टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आंतरिक ज्वर। देखिए, आंतरिक ज्वर है जो उसको हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं, मॉडर्न में उसको हम टाइफाइड से कोरिलेट करते हैं। तो हमें आंतरिक ज्वर का जो है ना मॉडर्न पर्सपेक्टिव ही पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे उसकी हम क्या मॉडर्न चिकित्सा देते हैं और आयुर्वेद में हम क्या चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइफाइड क्या है, आपने जो रोग निदान है उसका जो सेकेंड प्रोफ का उसमें भी पढ़ा होगा कि टाइफाइड क्या है, एक सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यानी कि टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि किसके द्वारा होती है, कौन सी बैक्टीरिया कॉज करता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और ये स्प्रेड कैसे करता है, ये मेनली स्प्रेड करता है यानी कि आपके अंदर कैसे आता है, जब आप कोई भी कंटामिनेटेड यानी कि ऐसा पानी या ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तब ये आपकी बॉडी के अंदर आता है और उससे आपको टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और इसका जो रूट है वही फीको ओरल रूट के द्वारा ये होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट मैं आपको बता दिया कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और इसके कई सारे वेरिएंट भी आते हैं जिसको हम पैराटाइफी एबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स यूजुअली क्या दिखते हैं। देखिए, इसका जो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप कह सकते हैं कि जब भी आपको ये बीमारी होती है, मान लीजिए बैक्टीरिया जिस दिन भी आपके शरीर से गया उसके बाद से लगभग 7th डे पे आपको ये सिम्टम जो है शो करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जो साइन एंड सिम्टम है कब अपियर होते हैं, यूजुअली अपियर 7 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर। समझ गए इस बात को। अब बात आती है जब आपके पास टाइफाइड का फीवर आता है या पेशेंट आता है, तो आप उसे किस तरह से डायग्नोस करेंगे उसे, या उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखिए, ध्यान से समझिए, टाइफाइड का पेशेंट जो है वो आपके पास आएगा और बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत धीरे धीरे से मतलब बहुत तेजी से ऐसा बुखार आ रहा है जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बाद वो बोलेगा कि आपके जो पेट में भी कोई ना कोई समस्या हो रही है, चाहे वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेन के साथ साथ उसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर वो 3 चीज़ें ये आपको अगर साथ में बताता है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको टाइफाइड हो सकता है। क्या बोलेगा कि कैसा फीवर है, उसे स्टेप लैडर फॉर्म में है, यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। पहले दिन उसे कम आया, उसके दूसरे दिन ज़्यादा, और थर्ड डे और ज़्यादा जो है ना फीवर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। साथ ही में वो बताएगा कि आपको एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द की समस्या है, और सबसे पहले उसे क्या रहेगा, या तो उसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा उसके बाद डायरिया होगी, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि उसे पहले डायरिया हो उसके बाद उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाए। साथ ही में उस इंडिविजुअल के अंदर कैसा रहेगा, कोटेड टंग भी दिखाई देती है, और उसका जो पी शूप कैसा है, जो वो स्टूल पास करता है, ये जब डायरिया होती है उसे तो कैसा स्टूल पास करता है, पी सूप की तरह से, मतलब हरे हरे रंग का कुछ जो है ना उसका स्टूल उसको दिखाई देगा। साथ ही में इसमें आपको हेडेक, सरदर्द, एनोरेक्सिया यानी कि उसे भूख नहीं लगेगी, और वीकनेस जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही में इसके अंदर आपको इंडिविजुअल्स में इस तरह के रेसेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, ये जो है ना आपको मलेरिया में भी रेसेस देख सकते हैं, आप टाइफाइड में भी देख सकते हैं। समझ गए, तो इससे आप डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे अच्छी तरह से। डायग्नोसिस बनाने का वही सबसे अच्छा तरीका है कि पेशेंट जब भी आपके पास आएगा, मान लीजिए एक पेशेंट है वो आपके क्लिनिक पे आता है, और क्लिनिक पे आके अगर आपको वो बोलता है कि सर डॉक्टर साहब मुझे धीरे धीरे क्या है बुखार तेज़ी से बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद क्या है उसके पेट में भी दर्द है, पेट में दर्द के साथ साथ उसे कुछ ना कुछ स्टूल में भी समस्या आ रही है, या तो स्टूल बहुत पतला आ रहा है या बिल्कुल भी स्टूल नहीं पास कर पा रहा है वो इंडिविजुअल, तो यहाँ से आप एक तरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अच्छे से अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो लगभग 90% तक आप डायग्नोसिस यहाँ पे ही बना लेंगे, क्योंकि आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने कुछ उल्टा सीधा खाया था, बाहर का खाया था, या कोई ऐसी जहाँ एरिया में आपने ट्रेवल किया था जहाँ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रहती है, तो आप यहाँ से उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या कौन कौन से सबसे अच्छे सिम्टम आप सीख सकते हैं कि इसमें फीवर कैसा होता है, स्टेप लैडर फॉर्म फीवर पेशेंट में देखने को मिलता है, हाई स्टेप लैडर फीवर, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन लेटर डायरिया, डायरिया लेटर कॉन्स्टिपेशन, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कोटेड टंग दिखाई देगी, पी सूप लाइक स्टूल होता है इसमें,
ठीक है, और हेड एक, एनोरेक्सिया, वीकनेस जैसी समस्या तो होती ही है। अब बात आती है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर हम टाइफाइड को ट्रीट नहीं करें। देखिए, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता बैठ जाता है और वहीं पे फर्दर उसका डिवाइड होता रहता है। कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं क्या? पेयर्स पैचेस। कौन से पैचेस? पेयर्स पैचेस होते हैं। वहीं पे जाके ये बैक्टीरिया डायरेक्ट अटैक करता है, वहीं पे फर्दर ये उसका डिवाइड होता रहता है, उसका डिवीजन होता रहता है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को क्या हो जाए? एब्डोमिनल परफोरेशन। जैसा कि आप ये चाइल्ड देख सकते हैं, ये क्या है? इसको एब्डोमिनल परफोरेशन हो गया, यानी कि इतनी सीवियर कंडीशन हो गई, बैक्टीरिया ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली कि वो पेट फाड़ के बाहर आ गया। तो क्या हो सकता है? एब्डोमिनल परफोरेशन हो सकता है, या बबल परफोरेशन भी हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल में। साथ ही में हेमोरेज हो सकता है, यानी कि बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि जो क्या, कहाँ का इन्फेक्शन? इन्फेक्शन ऑफ किसका हो सकता है? गॉल ब्लैडर का। सिस्टाइटिस मतलब, कोलिसिस्टाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। वहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, यानी कि आपकी पेनक्रियाज में भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज भी हो सकता है। अब बात आती है, आपने कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स देखे होंगे जो कैरियर होते हैं टाइफाइड के। तो कैरियर वाले केसेस में क्या होता है? जो बैक्टीरिया है ना, वो आपकी गॉल ब्लैडर के अंदर जाके बैठ जाता है और वहीं पे वो फर्दर मल्टीप्लिकेशन उसका होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं? सलाह कर देते हैं कि जो पेशेंट है उसका क्या करें हम, उसको जो अगर क्या करें, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए, जो कि कोलीलिथियासिस बोलते हैं हम उसे। ये तो रहे हमारे टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देखते हैं कि टाइफाइड में हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट, आपको लग रहा है कि इसको टाइफाइड हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले उसे सलाह दे सकते हैं क्या, या उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या चीज़? सीबीसी कराने के लिए आप उसे बोल सकते हैं। और सीबीसी में आपको क्या डिटेक्ट होगा? उसके अंदर आपको ल्यूकोपेनिया देखने को मिलेगा। ल्यूकोपेनिया मतलब लो WBC काउंट आपको रिपोर्ट में दिखाई देगा। साथ ही में दूसरे नंबर पे आता है विडाल टेस्ट। देखिए, मैं आपको बता दूं, विडाल टेस्ट आपको कोई श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि गांव देहात में कोई पेशेंट रह रहे हैं, उन्हें 2-3 महीने में बुखार आ रहा है। ऐसे केसेस में डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि हाँ, विडाल टेस्ट करा के देखिए। वो पॉजिटिव आ जाता है और उसको हम एंटीबायोटिक क्या कर देते हैं भाई? प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जबकि क्या है, एंटीबायोटिक ऐसे केसेस में आपको उसे प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, क्योंकि 99% केसेस में आपको विडाल टेस्ट जो है ना पॉजिटिव देखने को मिल सकता है ऐसे केसेस में। तो हो सकता है कि उसे कोई नॉर्मल फीवर हो, सिर्फ ऐसे ही आपने उसे विडाल टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गया और आपने उसे वो क्या दे दिया? आपने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, यानी कि उसे एंटीबायोटिक थेरेपी दे दी, जबकि ऐसा नहीं करना था। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की जगह आजकल आप उसे करा सकते हैं टाइफाइड। ये आपको ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन प्रोवाइड कराने की कैपेबिलिटी रखता है आज के टाइम में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिल रहा है जो बार बार आपको कह रहा है कि मुझे फीवर है, या मुझे बार बार उसका जो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको ना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है विद इन वन वीक, वो होता है गोल्ड, कौन सा? ब्लड कल्चर। कौन सा ये कैसा टेस्ट है? एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी कि सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन कौन देगा? वो देगा आपको ब्लड कल्चर अपने पेशेंट में। अगर ब्लड कल्चर के अंदर आपको कौन सा बैक्टीरिया डिटेक्ट होती है, तो आप उसे एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड कीजिए और पेशेंट जो है वो विद इन 10 to 15 डेज के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप पेशेंट में स्टूल कल्चर या यूरिन कल्चर भी कराने की सलाह दे सकते हैं, जो कि 2nd और 3rd वीक में हम कराने को बोलते हैं पेशेंट के अंदर। बल्कि यहाँ तक केसेस बहुत ही कम पहुंचते हैं कि हम उसे स्टूल या यूरिन कल्चर कराने के लिए बोला जाए। अब हम देखते हैं इसको में क्या मैनेजमेंट या हम क्या ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। अब मान लीजिए डायग्नोस्टिक के बाद 100% कंफर्मेशन हो गया कि पेशेंट में टाइफाइड है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने पेशेंट को बोल सकते हैं, जो कि हमारा जनरल मैनेजमेंट में बोलेंगे कि आपको बेड रेस्ट करना है। अगर आइसोलेशन आपको एसेंशियल रखे तो बोलें कि आप ज़्यादा लोगों से इस समय ना मिलें और थोड़ा आइसोलेट होने की कोशिश करें। ठीक है, साथ ही में उसको क्या बोलना है कि मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक उसका नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा देना है, कि बोलना है कि उसे हल्का खाना लेना है और तरल पदार्थ ज़्यादा लेने हैं इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चलाना है? जैसे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें आपको क्या देना पड़ेगा पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी की सलाह देनी रहेगी। ठीक है, एंटीबायोटिक भी थेरेपी में भी क्या है, आजकल इसके जो साल्मोनेला टाइफी उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने अंधाधुंध एंटीबायोटिक का उपयोग किया है, नॉर्मल कोल्ड में भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो क्या है, तो उसकी रेजिस्टेंट जो है आजकल पेशेंट के अंदर ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले हम इसमें क्या देते थे? फ्लोरोक्यूनिनॉल्स देते थे, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन भी इसमें काम कर जाता था, जो कि आजकल मोस्टली रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो उसकी जगह आजकल चॉइस ऑफ ड्रग है इसमें सिफेक्सिम क्या है? एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का ड्रग है, और सिफेक्सिम भी हमें कितना देना है? 20 mg पर kg पर डे फॉर 10 to 15 डेज। समझ गए?
क्या चॉइस ऑफ ड्रग आपका हो सकता है सेफेक्सिम। दूसरी में अगर आपको पेशेंट को भर्ती करने पड़ रहा है तो ऐसे केसेस में आप उसे सेफ्ट्रिक्सोन भी दे सकते हैं। सेफ्ट्रिक्सोन कितना दिया जाता है, सेफ्ट्रिक्सोन भी हमारा क्या थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का ड्रग है। इसमें आप उसे 75 mg पर kg पर डे तक दिया जा सकता है। कितना 7 to 14 डेज, यानी कि सेफेक्सिम आप उसे कितनी दे सकते हैं एक दिन में 600 mg तक दे सकते हैं, यानी कि 300 mg अगर पेशेंट कैसा है 60 kg तक का अगर उसका वेट है तब। वहीं पे साथ ही में उसे आप ऑफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन कितनी 400 से लेके 800 mg पर डे 14 दिनों तक के लिए दी जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाता रहा है तो ऐसे केसेस में आप कॉम्बिनेशन ड्रग भी चला सकते हैं। कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छा काम करता है क्या, सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन। सिफेक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का सबसे बेस्ट टाइफाइड में इस समय काम कर रहा है। ठीक है, ये आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 7 to 14 डेज के लिए। पेशेंट जो है 100% ठीक हो जाएगा ऐसे केसेस में। उसके लिए भी आजकल जो सबसे अच्छा ड्रग चलता है वो कौन सा है, वो है महासेफ प्लस नाम से जो मैनकाइंड का आता है, वो दीजिए आप। लगभग 14 डेज के लिए लगातार पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या कौन सा कॉम्बिनेशन है, सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन। एक है हमारा सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का, एक है हमारा फ्लोरोक्यूनिनॉल्स। ठीक है, उसके अलावा आईपीडी में हम आजकल यही देते हैं सेफ्ट्रिक्सोन, जिसे हम मोनोसेफ बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है टाइफाइड में। और साथ ही में आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट पहले ही ये सिफेक्सिम ऑफ्लॉक्सासिन खा चुका है और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है वो केस कैसा हो, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का केस हो। तो ऐसे केसेस में आप पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन की सलाह दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एक माइक्रोलाइट्स ग्रुप्स का एंटीबायोटिक है। कौन सा, माइक्रोलाइट्स का। ठीक है, ये और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, एक तरह का वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कितनी देनी होती है इसमें, 1 ग्राम वंस अ डे, यानी कि 1000 mg की टैबलेट आप अपने पेशेंट में दे सकते हैं। कितने, 7 दिन ही इसमें सिर्फ देने की जरूरत पड़ती है। 7 दिन में तक भी अगर आप देंगे तो पेशेंट 99% ठीक हो जाएगा। उसमें आप ब्रांड नेम की अगर बात करें तो ओजी सेट आता है। ओजी सेट 250 mg दे सकते हैं या 1000 mg तक भी एक दिन को दिया जा सकता, कितना, वंस अ डे। ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है। ठीक है, अब बात आ गई क्रोनिक कैरियर्स। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या है, कैरियर्स हैं एक तरह के, यानी कि उनके अंदर तो सिम्टम नहीं है लेकिन वो कैरियर हैं। तो कैरियर क्यों होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है कहाँ, गॉल ब्लैडर में जाके बैठ जाता है, वहीं फर्दर उसका डिवीजन होता रहता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को हम सलाह देते हैं क्या करें, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह दी जाती है। उसके बाद उन्हें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एम्पिसिलिन दी जाती है 4 हफ्ते तक। ऐसे में क्रोनिक कैरियर केसेस खत्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में हम इसका क्या चिकित्सा दे सकते हैं पेशेंट को। आयुर्वेद में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, निदान परिवर्जन करना है और उसे क्या देना है, बताना है कि ताजा एवं सुकुष्ण आहार एवं पेय पदार्थों का सेवन कराने के लिए बोलना है। अगर हम इसका चिकित्सा व्यवस्था पत्र देखें तो हम ऐसे में हम उसे महामृत्युंजय रस दे सकते हैं 125 mg, गोदांती भस्म दे सकते हैं 500 mg और संजीवनी बटी 1 बटी दे सकते हैं मधु के साथ। सुबह और शाम ये कब देना है, ये हमें देना है भोजन से पहले। ठीक है, साथ ही में उसे चित्रकादी बटी दे सकते हैं। चित्रकादी बटी जो है डाइजेशन वगैरह के लिए, कोई एसिड की समस्या ना हो ऐसे केसेस में 2 बटी खाने की सलाह दे सकते हैं भोजन के बाद। और उसे गुड़ुच आदि क्वाथ भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 30 ml लेना है प्रातः साय समान भाग जल से भोजन के बाद। इसको भी हमें भोजन के बाद ही लेना है। तो ये था हमारा चिकित्सा व्यवस्था पत्र, जो कि हम आंतरिक ज्वर यानी कि टाइफाइड में अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइफाइड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइफाइड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, इसके 3 मेन सिम्टम है टाइफाइड के। कौन सा है, स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन दिखाई देता है, पी सूप लाइक उसमें क्या रहे, स्टूल दिखाई देता है। कब, अगर केस ज्यादा सीवियर हो गया है तो। अदरवाइज ये 3 मुख्य जो है सिम्टम आप देख सकते हैं। और वो जो एनोरेक्सिया है, वीकनेस है, वो तो हर किसी पेशेंट में आजकल देखने को मिलता ही है जब भी अगर कोई ऐसा फीवर वगैरह आ रहा है उसे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में है कि एब्डोमिनल परफोरेशन हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस और पेनक्रियाटाइटिस जैसी समस्या भी हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम मलेरिया पढ़ेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग, जिसके हम आयुर्वेद में विषम ज्वर कहते हैं, और उसका भी हम ट्रीटमेंट जानेंगे अच्छे से। तो इसमें तो हमने जान लिया कि हमें टाइफाइड में क्या देना है, सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन दे देंगे, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो एमडीआर का केस लग रहा है, तो ऐसे केस में एजिथ्रोमाइसिन दे देना है उसे 7 दिन के लिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है।